हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूगोल की कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। इन शब्दावलियों का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भूगोल को समझने के लिए इनको समझना अति आवश्यक है। जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भूजाल की। भूजाल यानी अर्थ ग्रिड। एक्चुअल में भूजाल होता क्या है? भूजाल में दो शब्द शामिल किए गए हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा मीन्स लेटिट्यूड लाइन्स और देशांतर रेखा मीन्स लॉन्गिट्यूड लाइन्स। इनके अलावा इनकी जो कोणीय स्थिति होती है उसको अक्षांश कहते हैं, लेटिट्यूड, और देशांतर रेखा की कोणीय स्थिति को देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। कुल मिलाकर भूजाल को परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं हम कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जाल भूजाल कहलाता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश व अक्षांश रेखा। अक्षांश और अक्षांश रेखा। व्हाट इज लेटिट्यूड एंड व्हाट इज लेटिट्यूड लाइन्स। सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो प्रधान अक्षांश मानी गई है 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। इसी से हम अक्षांश को समझ सकेंगे। अक्षांश एक्चुअल में होते क्या हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से किसी अन्य स्थान के लिए, यानी अन्य स्थान ध्रुवों की तरफ, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, यानी ध्रुवों की तरफ जो कोणीय स्थिति मापी जाती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, ये जो इसका कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये इसकी कोणीय स्थिति है। यानी 15 डिग्री का कोण इसकी अक्षांशीय कोणीय स्थिति कहलाएगा। और इन कोणीय स्थिति को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी इन कोणों को मिलाने वाली रेखा, ये देशांत अक्षांश रेखा कहलाएगी। दोबारा से समझेंगे हम इसे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से किसी अन्य स्थान, ध्रुवों की तरफ का अन्य स्थान के बीच की मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। और इन अक्षांशीय कोणों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्याओं की। तो अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है? अक्षांशों की संख्या देखते हैं हम। 0 से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ की तरफ, 0 से 89 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 85 86 87 89 और 90। इस तरह से 0 से 90, 0 से 90 तो नॉर्थ में, 0 to 90 नॉर्थ, यानी 90 कोण नॉर्थ में हो गए, और 90 एंगल ही किस में हो गए, साउथ में। और प्लस 1 कौन सा हो गया, ये इक्वेटर वाला, भूमध्य रेखा वाला इक्वेटर। इस तरह इनकी संख्या होती है 181। और अक्षांश रेखाएं, अब कोण 90 बन रहे हैं 0 से 90, यानी इधर से भी 0 से 90, इधर से भी 0 से 90। 89 इधर आ जाएगा, 89 इधर आ जाएगा, 90 बीच में रह गया। तो 89 तक के कोण को हम मिला सकते हैं इजीली, 89 तक के कोण मिल जाएंगे। ये 88 का हो गया, ये 87 का हो गया, ये 86 हो गया, 85 हो गया। इस तरह हम, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 89 तक हम इसे मिला सकते हैं। तो नॉर्थ में इनकी संख्या हो गई 89,
प्लस 89 साउथ में हो गई और प्लस 01 भूमध्य रेखा की हो गई। इस तरह इनकी संख्या हो जाएगी 179। अब आगे बढ़ते हैं देशांतर और देशांतर रेखा की तरफ। देशांतर और देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। एक्चुअल में देशांतर क्या होते हैं इसको समझिए। ग्लोब पर एक प्राइम लाइन होती है, प्रधान रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा से पश्चिम या पूर्व की तरफ जो कोणीय स्थिति बनती है उसको देशांतर कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री ही पूर्व में। ये जो कोण बन रहे हैं ये इनके देशांतरीय कोण है। यानी ग्रीनविच रेखा से पश्चिम या पूर्व की ओर किसी अन्य स्थान के मध्य बनने वाले या मापी गई दूरी को देशांतरीय कोण कहते हैं। ये देशांतरीय कोण कहलाएगा, देशांतरीय कोण या देशांतर। ठीक है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में बना लिया हमने, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री का कोण बन गया दोनों तरफ, और इनको जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा कहलाएगी। लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब दूसरी तरफ बात करें इनकी संख्याओं की, तो देशांतर और देशांतर रेखाओं की संख्या एक ही होती है। देशांतर रेखा की संख्या एक ही होगी। वो एक कैसे होगी कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा हो गई। ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में 180 डिग्री, यानी 180 देशांतर या देशांतर कोण, ये कोण बन रहे हैं, कोण भी हैं और देशांतर रेखा भी है। और 180 ही पूर्व में, ये पूर्व में हो गया, ये पश्चिम में हो गया। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में, 180 तो हो गए पश्चिम में, प्लस 180 हो गए ईस्ट में। तो 180 और 180 360, 360 प्लस 1, ये कौन सी होगी? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन। ऐसे इनकी संख्या 361 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्चुअल में इनकी संख्या 360 ही है। जब हम इस कागज़ को या किसी मानचित्र को मोड़कर गोल बनाएंगे तो ये 180 डिग्री की लाइन, 180 डिग्री की ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में मिल जाएंगी और ये एक ही रेखा बन जाएगी। इसलिए इसमें से हमेशा एक माइनस करके लिखते हैं, तो इनकी संख्या 360 होती है। यानी अक्षांश और अक्षांश रेखाओं सॉरी देशांतर और देशांतर रेखाओं की संख्या हमेशा 360 ही गिनी जाती है। इस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ा कि अक्षांश की संख्या कितनी होगी? 180 होगी, 181 सॉरी। अक्षांशों की संख्या 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, 179। देशांतर रेखा की संख्या 360 होगी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या है, क्यों इनकी आवश्यकता होती है हमें। सबसे पहले तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा हो, देशांतर रेखा हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, भूमध्य रेखा हो, ग्रीनविच रेखा हो, कोई सी वो, ये सब के सब क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं जिनका पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको, यानी पृथ्वी पर कहीं भी ये खिंची हुई नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र द्वारा दर्शाई जाती हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? आवश्यकता अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों होती है, देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले तो दोनों का मिला जुला रूप देखते हैं अपन कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों एक साथ कहाँ काम आती हैं। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। भारत का
अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब हमारे पास इनका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, तो हम विश्व के मानचित्र में आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटेंगे हम, जिसमें 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये तो अपन ने मेजर पार्ट बना ली कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये इधर का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब इसमें भारत का जो अपन ने विस्तार निकाला है, ये अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। यानी जब भी हम लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय विस्तार के लिए लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट को लेंगे, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 0 से ऊपर 8 के आसपास आएगा। इसको हम किसके सापेक्ष में देखेंगे? देशांतर के सापेक्ष में, 68 डिग्री 7 मिनट के सापेक्ष में। 68 डिग्री 7 मिनट, ये 60 हो गए, 60 के बाद में 68, 68 और 8 लगभग यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, फिर 37 डिग्री और 97 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या? इसका उत्तरी छोर है 37 डिग्री, तो 30 को क्रॉस करके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो 90 से 97 ये लगभग यहाँ आ जाएगा, और ये 8 डिग्री ये। अब ये जो जगह है ये भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ है। जो भारत का मैप बनता है वो इसी के मध्य में बनेगा। तो इससे हम किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे हमें ये भी पता लग गया कि भारत की विश्व में स्थिति कौन सी है, कहाँ स्थित है, तो हम आसानी से इसे कह सकते हैं कि भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसी की एशिया में स्थिति देखें तो एशिया का जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति दक्षिणी पूर्वी देशों में गिनी जाएगी। तो एक तो ये इसका काम हो गया, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, भौगोलिक स्थिति जानने के लिए अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का होना आवश्यक है। अब दूसरी बात करेंगे अब आगे, पृथ्वी 2 तरह से गति करती है। 2 तरह से गति का मतलब, एक तो खुद के अक्ष पे, यानी खुद के अक्ष पे सपोज करो कि ये पेन है और ये खुद के अक्ष पे गति कर रहा है, जैसे ये खुद अपने ऑर्बिट पे ही खुद के अक्ष पे गति कर रहा है। तो इसके 2, एक तो परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण। इसमें परिक्रमण का मतलब तो ये है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, और परिभ्रमण खुद के अक्ष पे घूमना, यानी खुद के अक्ष पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। तो जो पृथ्वी खुद के अक्ष पे घूमती है वो 24 घंटे में, यानी एक दिन व रात की अवधि में अपने अक्ष पे चक्कर लगा लेती है। और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन में, यानी 1 वर्ष में। इस तरह से इसकी 2 गतियाँ होती हैं, एक तो खुद के अक्ष पे और एक सूर्य के चारों तरफ।
जब पृथ्वी खुद के अक्ष पे घूमती है, खुद के अक्ष पे गति करती है, तो जो ये देशांतर रेखाओं का जाल है, देशांतर रेखाओं का जाल, तो अलग अलग समय में अलग अलग देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। तो जब ये सूर्य के सामने से गुजरेंगी तो क्या होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग समय होगा। तो इनका देशांतर रेखाओं का एक मुख्य जो यूज है, इनका उपयोग है, वो है समय निर्धारण, समय निर्धारण करने में काम आती है। दूसरी तरफ अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी का झुकाव है 66.5 डिग्री, उस एंगल से ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो इससे क्या होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन। इस प्रकार ये इसका दूसरा यूज आ गया। इधर हम इसको देखते हैं कि एक तो समय निर्धारण में ये रेखाएं काम आती हैं, समय निर्धारण में, और एक ऋतु परिवर्तन में, जो ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये सब इसकी गति की वजह से होती हैं। और जब ये अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से जाती हैं, गुजरती हैं, तो इनमें बदलाव देखा जा सकता है। एक होता है सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना। तो एक्चुअल में क्या सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता। इसको हम दोबारा से यहाँ समझेंगे। ये 0 डिग्री जिसको इक्वेटर कहेंगे, एक होती है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे कहेंगे कर्क रेखा। एक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री, जो कहलाएगी मकर रेखा। अब दूसरी तरफ होती है सूर्य की स्थिति। सबसे पहले सूर्य के बारे में समझेंगे। सूर्य केवल अपने अक्ष पे गति करता है, बाकी कहीं भी इसकी कोई परिक्रमण गति नहीं होती है। यानी सूर्य अपने अक्ष पे, खुद के अक्ष पे चारों तरफ घूमता रहेगा ऐसे, यानी खुद के अक्ष पे ही मूव करेगा। दूसरी जगह किसी ग्रह, उपग्रह या किसी भी पार्टिकल्स के चक्कर नहीं लगाएगा। अब अपन बात कर रहे थे उत्तरायण दक्षिणायन की, कि सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। एक्चुअल में सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता है। सूर्य के सापेक्ष में पृथ्वी की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाती है। जैसे चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। चक्कर लगाने के टाइम में, समय में, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम पोर्शन यानी 23.5 डिग्री वाला जो भाग है वो सूर्य के सामने चला जाएगा, यानी पृथ्वी दक्षिण की ओर चली जाएगी। तो ये कहलाएगा सूर्य का उत्तरायण होना। जब पृथ्वी की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ जाती है, दक्षिण की तरफ बढ़ जाती है, तो वो स्थिति कहलाती है सूर्य का उत्तरायण होना। और इसके विपरीत जब पृथ्वी उत्तर की तरफ मूव करती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है, तो मकर रेखा वाला भाग सूर्य के सामने आ जाएगा, वो कहलाता है सूर्य का दक्षिणायन होना। यानी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ही गिर पाएंगी, यानी सीधी रेखाएं यहीं पे होंगी। बाकी 23.5 डिग्री के दक्षिण में, 23.5 डिग्री के उत्तर में, यहाँ केवल तिरछी किरणें ही सूर्य की किरणें गिर पाएंगी। एक इसी से जुड़ा हुआ तथ्य एक और है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। विषुवत रेखा, दोनों का इंग्लिश नेम, अंग्रेजी नाम इक्वेटरी है, लेकिन हिंदी में इनको अलग अलग कहा जाता है। अब विषुवत रेखा क्यों कहते हैं इसको। विषुवत रेखा को समझने के लिए सबसे पहले हमें
विषुव शब्द को समझना होगा। विषुव क्या होता है? विषुव मीन्स इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है दिन व रात की अवधि का समान होना, दिन व रात की अवधि का समान होना, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात, ये स्थिति कहलाती है इक्विनॉक्स। और यह भूमध्य रेखा पर, जहाँ जिसकी अपन बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा पर एक तो 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर, ये हर वर्ष 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इसी कारण भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। जब सूर्य यानी पृथ्वी की स्थिति 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर होगी, यानी पृथ्वी की कर्क रेखा सूर्य के सामने होगी, वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। जब पृथ्वी की कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूर्य के सामने होगी, वह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जो होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जब मकर रेखा सूर्य के सामने होती है, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। यानी ये 2 ऐसे दिन हैं जो, ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया, और ये सबसे छोटी रातें भी इन्हीं में होंगी। अब इसी के बीच में हम लोग एक चीज़ और देखना चाह रहे थे कि कटिबंध और गोर क्या होते हैं। कटिबंध तो होता है 2 अक्षांशों के बीच का स्थान, यानी 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं। दूसरी तरफ गोर 2 देशांतरों के मध्य के स्थान को गोर कहते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और काफ़ी वाइवाज वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, गोर किसे कहते हैं, कटिबंध किसे कहते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये सब चीज़ें आपसे कंपटीशन में पूछी जाती हैं। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज भी ये आवश्यक है। अब इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों में जो समय मानक रेखाएं बनाई गई हैं, वो समय मानक रेखाएं किस आधार पर बनाई गई हैं और उनका निर्धारण किस तरह से किया गया है। भारत में 82.5 डिग्री समय मानक रेखा है, तो वो समय मानक रेखा 82.5 डिग्री क्यों है, आगे पीछे की देशांतर रेखाओं को क्यों नहीं बनाया गया, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ।